हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक इतिहास टॉपिक पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो भारत का संविधान है यह संविधान सभा ने बनाया, लेकिन इसके जो रूट्स हैं यह ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए अधिनियमों से भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे, लेकिन हम लोग इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में एक बार जान लेते। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन यहाँ की जो शासन व्यवस्था और राजाओं की स्थिति देखकर उसने धीरे धीरे यहाँ की शासन व्यवस्था में भी अपना दखल देना शुरू कर दिया। और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका बंगाल पर प्रभावी नियंत्रण हो गया। इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन को यह लगा कि इस कंपनी को रेगुलेट भी किया जाना चाहिए, तो उन्होंने पहली बार जो है भारत के क्षेत्र में जो इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट पारित किया वो था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में बनाया गया पहला कानून था, और इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करना। तो उसके क्या क्या प्रोविजंस थे उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार ब्रिटिश शासन ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। अब ये केंद्रीय प्रशासन की नींव किसके थ्रू रखी? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नियंत्रित करेगी, लेकिन ये नींव इस एक्ट के द्वारा रखी गई। अब आगे हम बात करें तो देखिए, इसके तहत कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को भी मान्यता दी गई इस एक्ट के द्वारा, और कि भाई जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य होंगे वह ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और उसको ब्रिटिश शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स बने। अब इसके अलावा क्या था, इसकी सहायता के लिए जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी गठन किया गया, जो गवर्नर जनरल के कार्यों में सहयोग करने के उद्देश्य से किया गया था। आगे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश पहले थे वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिसा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय था ये भारत में सर्वोच्च नहीं था, इसकी अपील प्रिवी काउंसिल में भी की जा सकती थी। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय इनके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिसा इम्पे, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश का भी प्रावधान किया गया। इसके तहत और क्या प्रावधान किए गए इसमें देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया एक्ट है। तो इसके तहत जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को जो निजी व्यापार और उपहार और रिश्वत पर भी प्रतिबंध लगाया गया, ताकि भ्रष्टाचार न हो, और एक तरह से एक जिम्मेदार संस्था की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व करे। तो इसके बाद में क्या है कि बंगाल के अधीन बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनको भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब एक तरह से जो ब्रिटिश शासन ने इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीकृत शासन की नींव रखी। केंद्रीकृत शासन मतलब जो सबसे टॉप पे रहता है और वो जो पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करता है, इस तरह की शासन व्यवस्था की नींव 1773 के एक्ट के तहत की गई। तो यहाँ पे जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वारन हेस्टिंग्स। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि भारत में पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा केंद्रीकृत शासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई? तो वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए, इस एक्ट में कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट लाया गया, संशोधन अधिनियम, या इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बात करें। देखिए, जो चार्टर एक्ट लाए गए, रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए, इसमें प्रावधान किया गया कि इनमें कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए। तो जो व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब इसमें क्या था
इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को जो है और अधिकार दिए गए। तो क्या अधिकार थे, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट से छूट दी गई, गवर्नर जनरल और काउंसिल के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, उनसे छूट दी गई। इसके अलावा क्या क्या शक्तियां रखी गई, देखिए, दीवानी और लगान वसूली के मामले जो है वो गवर्नर जनरल और परिषद के अधीन रखे गए, इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया। इसके अलावा जो कलकत्ता में धार्मिक कानून के अनुसार मुकदमे की व्यवस्था की गई, जिस तरह से हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म के अनुसार जो कानून है उनके अनुसार, और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम धर्म के अनुसार जो कानून है उसके तहत मुकदमे चलाने की छूट दी गई। इसके अलावा क्या था, प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब सुप्रीम कोर्ट की जगह गवर्नर जनरल की परिषद में की जा सकती थी। मतलब इस एक्ट के तहत आप क्या समझ पा रहे, इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई गई। जो ब्रिटिश शासन को लगा कि ये गवर्नर जनरल के लिए ज्यादा सही रहेगा तो ये शक्तियां बढ़ाएगी। इसके अलावा क्या है, परिषदों को प्रांतीय न्यायालयों से संबंधित जो है नियम बनाने का अधिकार भी इस जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के बजाय। तो यहाँ पे आप देखिए, इस एक्ट के तहत जो है ज्यादातर जो चीजें हैं सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से कुछ चीजें बाहर रखी गई और कई अधिकार जो है गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद को दिए गए। तो यह जो एक्ट है यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया और यह 1781 में लाया गया था। इसके अलावा हम लोग बात करें, इसके बाद भी कुछ और चीजें ऐड करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे उसके बारे में हम बात करें। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या है, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया, कि मतलब व्यापारिक कार्य अलग रहेंगे और राजनीतिक कार्य अलग रहेंगे। तो व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और जो राजनीतिक, नागरिक और सैन्य कार्य है उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो इस आधार पर क्या है, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग किए गए। तो इस आधार पर क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में पहली बार जो है द्वैध शासन, मतलब दो तरह का शासन की नींव रखी गई। तो ये चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पहली बार द्वैध शासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत रखी गई। और किस तरह से व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया कि उनका नियंत्रण जो है अलग अलग बोर्ड करेंगे। जैसे व्यापारिक कार्यों के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक और नागरिक सैन्य कार्यों के लिए जो है उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो ये द्वैध शासन की नींव पिट्स इंडिया एक्ट में पड़ी। अब और क्या प्रोविजन था इसके तहत, इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। भारत के जो क्षेत्र जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, उन्हें पहली बार जो है ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र पहली बार किस एक्ट के तहत कहा गया, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य के क्षेत्र कहा गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया। अब एक और इंपॉर्टेंट था कि इस एक्ट के तहत कंपनी पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त कर लिया। मतलब देखिए जो है कि राजनीतिक मामले, व्यापारिक मामले, उन सभी के मामले में जो नियम बनाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना के ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये जो प्रोविजंस थे वो आपके पिट्स इंडिया एक्ट के थे। अब इसमें कुछ और संशोधन 1786 में किए गए। अब वो कौन से संशोधन थे उसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इन्हीं लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ जो सैन्य प्रमुख भी बना दिया गया, मतलब कमांडर इन चीफ भी नियुक्त कर दिया गया। अब उन्हें जो है, देखिए हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या पढ़ा कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, उनकी सहमति से कार्य होगा। लेकिन इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में कि इस गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसके निर्णय को भी गवर्नर जनरल बदल सकता है। तो ये जो प्रोविजन है ये आपके 1786 में किया गया। अब इसके बाद हमने बात की थी कि भाई चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्षों का अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1773 के 20 वर्षों बाद 1793 में फिर से एक्ट लाया गया ब्रिटिश शासन द्वारा। अब उसमें कुछ और प्रोविजंस किए गए, वो क्या क्या है उसके बारे में बात करें तो 1793 में चार्टर एक्ट। अब इसमें जो चीजें देखिए, जिस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल्स को जो पावर दी गई थी, उन पावर को इस चार्टर एक्ट के तहत अन्य सभी गवर्नरों पर भी फ्यूचर के लिए भी लागू कर दिया गया। पहली चीज तो ये 1793 में। अब इसमें क्या है
कि बंबई और मद्रास पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। मतलब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो शक्तियां थी उन्हें कम कर कर उन प्रेसिडेंसी में गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल की जो है शक्तियां बढ़ा दी गई। इसके अलावा व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जिस तरह से 1773 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए, उसी तरह यह भी अधिकार बनाए गए कि भी 20 वर्षों बाद में इनकी समीक्षा होगी। मतलब 1793 के बाद 1813 में इसकी समीक्षा हुई, तो ये 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो ये था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक, नागरिक और सैन्य मामलों की निगरानी करती थी, उनके जो कर्मचारियों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया, वो था 1793 के चार्टर एक्ट। तो क्वेश्चन क्या किस तरह से बन सकता है कि भारत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों और सदस्यों को वेतन का प्रावधान भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, तो वो था 1793 का चार्टर एक्ट। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हमने बात की कि भाई 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए गए, तो इसके बारे में जो अगला अधिनियम है यह 1813 में आया। 1813 में कौन सा अधिनियम आया वो अपन बात करें। देखिए 1813 में जो अधिनियम आया उसमें है कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो व्यापारिक एकाधिकार जो है वह 1813 के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे अपने को बात करनी है क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो है वह किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब इसमें देखिए व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन दो चीजों को छोड़ के, एक तो चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार जो है, टी का बिजनेस जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें एकाधिकार रहा। इसके अलावा जो है अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत में व्यापार की अनुमति दी गई। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, देखिए इसमें ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा, मतलब इसमें क्या था कि जैसे इस एक्ट के तहत जो है सारा पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कब्जे में किए गए क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश आधिपत्य जो है, ब्रिटिश शासन का अधिकार मान लिया गया। तो इसके अलावा स्थानीय शासन को कर लगाने व दंड देने का अधिकार भी इसके तहत किया गया कि जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी है, तो उन्हें उस रीजन में जो है टैक्स लगाने का और उन्हें सजा देने का अधिकार भी दिया गया। अब इसके साथ साथ ये जो है इसके अलावा जो शक्तियां हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक शक्तियां थी वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी शक्तियां बढ़ाई गई। इसमें देखिए दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। जो ईसाई मिशनरी हैं उन्हें भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति भी इस एक्ट के तहत दी गई। तो जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम से उसमें पूछे गए कि ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति या शिक्षा पर खर्च, तो इसमें देखिए शिक्षा पर खर्च 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान भी इस एक्ट के तहत किया गया कि भारतीयों पर शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए किया जाएगा उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए। तो ये जो प्रावधान थे ये सारे प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत थे। अब इसमें क्या था, देखिए व्यापारिक और राजस्व खातों को अलग अलग करने की भी शर्त रखी गई ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रांसपेरेंसी से काम कर सके, भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। तो व्यापारिक और जो राजस्व से संबंधित खाते हैं उन्हें भी अलग करने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं वो देखिए, एक तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। इसके अलावा जो है स्थानीय शासन को कर लगाने दंड देने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा जो है आपके ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो आगे देखिए 20 वर्षों के बाद जो है इसमें अधिनियम आया, यहाँ पे व्यापारिक अधिकार खत्म हुए हैं। ईस्ट इंडिया व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ है इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब आगे हम लोग क्या बात करेंगे, 1833 का अधिनियम। तो 1833 का जो अधिनियम है इसके तहत जो क्या है कि इसमें पूरे भारत पर एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र थे उनमें पूरे भारत पर जो है ब्रिटिश जो है ब्रिटिश शासन का अधिकार मान लिया गया और एक तरह से केंद्रीकरण हुआ। मतलब सर्वाधिक केंद्रीकरण जो इसके टाइम में हुआ है, मतलब जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो पोस्ट है उसका सर्वाधिक अधिकार इस अधिनियम के तहत आया। अब इसमें क्या है कि देखिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। यहाँ पे दो चीजें ट्रिकी हो सकती है, एक तो 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक अधिकार खत्म किए, एकाधिकार खत्म किया 1813 के चार्टर एक्ट में, जबकि 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक कंपनी की बजाय एक तरह से प्रशासनिक निकाय, प्रशासनिक संस्था बना दी गई। अब देखिए चीन और चाय के व्यापार में एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया और व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिए गए इस एक्ट के तहत।
तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त करके प्रशासनिक निकाय किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो इसका आंसर रहेगा आपके 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक निकाय, उसके लिए भारत सरकार शब्द का भारत सरकार और भारत परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया कि भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ पे इंडिया काउंसिल और भारत सरकार जैसे टर्म्स भी इस्तेमाल किए गए। अब देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पोस्ट था, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र भी विस्तारित हुआ, तो ये पोस्ट का नाम बदल कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल का पोस्ट का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस टाइम जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, और यहाँ पे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये यहाँ पे, इसके अलावा और क्या पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है 1833 के, उसके बारे में हम बात करें तो देखिए 1833 में पूरे भारत की विधायी शक्ति दी गई, मतलब पूरे भारत में कानून बनाने की जो शक्ति है वो गवर्नर जनरल को, जो सर्वोच्च पद है भारत के गवर्नर जनरल, उन्हें मिली। मतलब एक केंद्रीयकरण की सर्वोच्च स्थिति थी यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो भी खत्म कर दी गई, वो सारी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। इसके अलावा जो है, पहले देखिए कानून को, पहले जो कानून थे उनको रेगुलेशंस बोला जाता था, रेगुलेशंस, लेकिन यहाँ पे इस शासन के तहत जो है, इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया, इसको अधिनियम या एक्ट कहा जाने लगा। तो अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो पहले के रेगुलेशन कहा जाता था उन्हें अधिनियम या एक्ट कहा जाने लगा। इसके अलावा जो है, जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद थी, उन्हें कानून को संशोधित करने और निरस्त करने का भी अधिकार इसमें दिया गया। देखिए, यहाँ पे हमने बात की केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय शासन की जो नींव है वह आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी, और यहाँ पे जो सर्वोच्च स्थिति है केंद्रीय शासन की वो है 1833 के चार्टर एक्ट में। तो इसमें यह भी प्रस्ताव दिया गया कि भाई सिविल सेवा की परीक्षा हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का विचार किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के दखल के बाद यह विचार स्थगित कर दिया गया, और इसके लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो ये जो प्रोविजंस थे ये आपके 1833 के चार्टर एक्ट के तहत थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अभी तक चल रहे हैं। अब देखिए, जो लास्ट एक्ट है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लास्ट जो एक्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। आप सभी ने देखा होगा कि अभी तक जो एक्ट चार्टर एक्ट अपन पढ़ रहे हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है संशोधन के अलावा वो 20-20 वर्षों के अंतराल से आ रहे हैं, जैसे 1773, 1793, 1813, 1833 और 1853। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये अंतिम अधिनियम था, अंतिम एक्ट था। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करें, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो देखिए, इसमें अभी तक जो है ये लास्ट चार्टर था, इसमें क्या प्रावधान किया गया, कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग किया गया। देखिए, कार्यकारी विधायी को अपन समझे उसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, केंद्र में जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार है, वो कार्यकारी क्या कार्य करते हैं, जबकि विधायी कार्य कौन करती है, संसद। तो जैसे कानून निर्माण का कार्य संसद करती है, जबकि उनको लागू करवाने का कार्य जो है वो केंद्र सरकार करती है। तो उसी तरह जो है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है यह कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कार्यों को अलग अलग किया गया। किस एक्ट के तहत किया गया, तो वह 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। जो विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें पहली बार जो है स्थानीय लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी उसमें जो चुनाव का अधिकार दिया गया, वो किस एक्ट के तहत दिया गया, 1853। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि विधान परिषद में पहली बार जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, तो उसमें ऑप्शन आ सकता है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का, या भारत शासन अधिनियम 1858। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार स्थानीय जो स्तर पर है उनको प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या है कि इस एक्ट के तहत 6 नए विधान पार्षद जो है लेजिस्लेटिव जो काउंसलर है उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया, और टोटल जो सदस्य थे उसमें 12 थे, उसमें 6 नए विधान पार्षद को भी नियुक्त करने का प्रावधान इसमें किया गया। इसके अलावा क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या है उसको 24, पहले 24 थी, उसको घटाकर 18 कर दिया गया। तो मतलब कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
जिनका कार्य था कि भाई कंपनी के जो कार्यों को है उनको नियंत्रित करना, उनको रेगुलेट करना, तो उनमें जो सदस्यों की संख्या भी घटा दी गई, 18 कर दी गई। और इसमें जो काउंसिल थी उसको मिनी संसद मतलब जो एक विधायी कार्यों से संबंधित जो है उसे मिनी संसद के रूप में जाना जाने लगा। इसके अलावा क्या है, इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत में सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। तो किस एक्ट के तहत सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम से, उसकी शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए 1833 में इसकी घोषणा की गई थी, इसमें शुरू करने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये स्थगित कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे इसको शुरुआत कर दी गई। और इसके लिए 1854 में मेकाले समिति की भी नियुक्ति की गई, ताकि ये किस तरह से सुचारू रूप से संचालित हो सके, तो मेकाले समिति की भी नियुक्ति की गई। तो ये देखिए जो है अभी तक आपने पढ़ा 1773 से 1853 जो 1853 तक के जो चार्टर एक्ट है, ये सारे जो चार्टर एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस तरह से शासन व्यवस्था, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य करेगी, उससे संबंधित है 1773 से 1853। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो है आप सब अवेयर होंगे कि 1857 में जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो वहां पे कई रियासतों के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन को लगा कि यहाँ पर हम इनकी सहमति से, इनको साथ लिए बिना हम शासन नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है भूमिका समाप्त कर दी। तो इसके तहत जो है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने नया अधिनियम लाया और उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी भूमिका समाप्त कर दी और पूरा जो नियंत्रण है भारत पर वो अपने ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ले लिया। तो आगे हम लोग बात जो करेंगे वो अब बात करेंगे ब्रिटिश शासन से संबंधित जो अधिनियम है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए 1858 का जो है वो आपका रहेगा 1858 से 1947 तक जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये पूरे अधिनियम बनेंगे। अभी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। तो अब डायरेक्ट ब्रिटिश सत्ता के पास यहाँ भारत के अधिकार रह गया। तो अब यहाँ पे कौन कौन से कानून बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए 1858 में जो है ब्रिटिश शासन का कानून बना वो था भारत शासन अधिनियम 1858, या इसको भारत सुशासन अधिनियम भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या था, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी भूमिका समाप्त कर दी गई और यहाँ पे जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है सारी शक्तियां दे दी गई। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना। इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया 1833 के चार्टर एक्ट में। अब जो है 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल पद समाप्त करके भारत का वायसराय पद कर दिया गया। तो जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। मैं एक तरह से ब्रिटिश शासन का ये प्रतिनिधि था। तो यहाँ पे अपन ने बात की, देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और यहाँ पे जो वॉइसरॉय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉइसरॉय थे। तो यहाँ पे अपन बात करें इसके अलावा जो क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में बात करें तो देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी भी इस शासन अधिनियम के तहत भूमिका समाप्त कर दी गई। मतलब जो है द्वैध शासन की नींव पड़ी थी जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, तो वो भी समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा जो है भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नामक नया पद बनाया गया। ये एक तरह से आपके इसके अलावा भारत परिषद का भी गठन किया गया। भारत परिषद जो भारत में शासन कार्यों को संचालित करने के लिए इंडिया काउंसिल और भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद बनाए गए। भारत सचिव का जो पद है यह ब्रिटेन में भारत के कार्यों के लिए एक पद सृजित किया गया था, तो उससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके द्वैध शासन समाप्त किया, उनकी जगह भारत सचिव का पद और भारत परिषद, इंडियन काउंसिल का गठन किया गया और इंडियन काउंसिल 15 सदस्यीय थी। तो आगे हम बात करें इसमें और क्या क्या चीजें संशोधित की गई। तो आगे देखिए नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें तो 1858 के बाद जो है 1861 में भारत परिषद अधिनियम जो है इसको लाया गया। भारत परिषद अधिनियम का लाने का मकसद था कि 1857 के बाद इनको और महसूस हुआ कि भाई जब तक हम इंडियन जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनको जब तक हम लोग साथ नहीं लेंगे तब तक शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। तो इन्होंने जो भारत परिषद है उसमें भारतीयों को शामिल करने का प्रोविजन के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया। तो इसमें जो है वॉइसरॉय ने भारत में क्या है भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य बनाने का अधिकार दिया। और इसमें जो है लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में
3 भारतीयों को नामित किया भारत परिषद में। अब 3 भारतीय कौन कौन थे? एक तो बनारस के राजा, एक पटियाला के महाराजा और एक थे सर दिनकर राव। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है। 3 भारतीयों को भारत परिषद में शामिल किया गया पहली बार 1862 में। किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अब इसमें देखिए हमने बात की कि भाई बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियां क्रमशः समाप्त कर दी गई चार्टर एक्ट के तहत। अब यहां पर वापस ब्रिटिश शासन को लगा कि हमें सबको साथ लेके चलना है, तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो विधायी शक्तियां थी उनको फिर से बहाल कर दिया गया, मतलब फिर से उन्हें वापस दे दिए गए उन शक्तियों को। तो एक तरह से विकेंद्रीकृत करना शुरू किया ब्रिटिश शासन ने। मैंने आपको बताया कि चार्टर एक्ट 1773 में केंद्रीकृत शासन की नींव बनी और केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई और 1833 के चार्टर एक्ट तक पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को लगा कि भाई हमें इनको कार्य सौंपना पड़ेगा, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ और ये विकेंद्रीकरण जो है इनको जैसे जैसे महसूस हो धीरे धीरे ये शक्तियां देते गए भारतीयों को, ताकि उनको लगे कि हाँ हम भी शासन व्यवस्था का हिस्सा है और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो। तो इसी कारण इस अधिनियम से 1861 से लेके 1937 तक धीरे धीरे प्रांतों को स्वायत्तता के अधिकार दिए गए, ऑटोनोमस जो है राइट्स दिए गए उनको। इसके अलावा हम बात करें, देखिए जो है नई विधान परिषद का गठन किया गया। कहां पर? बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में। देखिए बंगाल में 1862 में विधान परिषद का गठन किया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 में किया गया और पंजाब में विधान परिषद का गठन 1897 में किया गया। इससे पहले बंगाल, बंबई और मद्रास में प्रेसिडेंसी विधान परिषद थी, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में भी विधान परिषद का गठन किया गया। इसके अलावा क्या प्रोविजन था? देखिए वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया। अब जैसे वर्तमान में आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसी तरह जो भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया और ये अध्यादेश वायसराय जारी कर सकता था। इसकी अवधि कितनी थी? 6 माह तक अवधि थी इसकी। अभी वर्तमान में जैसे संसद का सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह होती है, उसी तरह वायसराय के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 अधिनियम के तहत दी गई और उस अध्यादेश की अवधि थी 6 माह तक की। इसके अलावा क्या प्रोविजन था? देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? जैसे अपन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अभी जो वर्तमान में मंत्रालय सिस्टम है, विभागीय प्रणाली है, जैसे अलग अलग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो है। तो भारत में जो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी जो मान्यता दी गई वो इस अधिनियम के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दी गई। तो ये जो संशोधन किए गए ये भारतीयों की भूमिका बढ़ाने और विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये जो संशोधन किए गए। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए और क्या क्या प्रोविजंस किए गए। अब इसमें अपन ने बात करते हैं 1898 के। तो भारत परिषद के जो अधिकार है उनको जैसे और विकेंद्रीकृत व्यवस्था बढ़ाने के लिए यह भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। अब इसमें क्या है? भारतीयों की भूमिका बढ़ाने का उद्देश्य और भारतीयों को यह एहसास कराने का कि आपकी भूमिका कानून निर्माण में भी है, शासन व्यवस्था संचालित करने में भी है, तो यहाँ पे इनकी भूमिका और बढ़ाई गई। अब इसमें क्या किया गया? देखिए विधान परिषदों में जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। इसके अलावा क्या प्रोविजन किया गया? इन परिषदों में इन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। मतलब जो है ब्रिटिश शासन का यह उद्देश्य था ये अधिनियम के तहत कि भारतीयों को ऐसा लगे कि उनकी भूमिका शासन संचालन में बढ़ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार, यह गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, ये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। अब और क्या था? गैर सरकारी सदस्य प्रांतीय परिषदों की सिफारिश से मनोनीत किए जा सकते थे। मतलब देखिए एक तरह से यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी एक तरह से इस अधिनियम के तहत की गई थी। मतलब अप्रत्यक्ष सीमित निर्वाचन। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे निर्वाचन का प्रावधान नहीं किया गया कि भाई जो है प्रांतीय विधान परिषदों से गैर सरकारी सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 से की गई। आगे हम लोग बात करते हैं, यहां से देखिए जो है सिनेरियो चेंज होना शुरू होता है। आपके 1885 में कांग्रेस का गठन भी हो गया। भारत के लोग जो है वो अपने अधिकारों के लिए धीरे धीरे जागरूक होना भी शुरू हुए। तो इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन को लगा
कि भाई सभी भारतीय अगर एकजुट है तो ब्रिटेन को शासन संचालित करने में मुश्किल आएगी। तो ब्रिटेन ने एक पॉलिसी अपनाई कि भाई इनको अगर बांट के जितना भी अगर पॉसिबल होता है, भारतीयों की एकता को बांट के अगर जितना भी पॉसिबल होता है तो वो ब्रिटिश शासन के लिए एक अच्छा रहेगा। तो इसके तहत क्या है कि जो नेक्स्ट अधिनियम है वहां से आपको एक ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों को समुदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांटने का एक प्लानिंग शुरू हुआ। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो है 1909 का अधिनियम। अब इसमें क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहते हैं, देखिए उस समय भारत सचिव जो है वो थे मार्ले, और भारत के वायसराय जो थे वो मिंटो थे। तो इसी कारण से जो है इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो 1892 में जो अधिनियम आया उसमें जो भी कमियां थी उनको दूर करना और शासन व्यवस्था को सही से संचालित करना। तो अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे संप्रदाय के आधार पर भारतीयों को बांटने की जो शुरुआत है वो इस अधिनियम से प्रत्यक्ष रूप से मानी जाती है। अब इसमें क्या है कि मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की। मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या कि एक विशेष क्षेत्र विशेष आरक्षित कर दिए गए मुस्लिम संप्रदाय के लिए कि वहां से मुस्लिम प्रतिनिधि चुना जाएगा और मुस्लिमों द्वारा ही चुना जाएगा। तो एक तरह से ये एक भारत में संप्रदायों के बीच भेदभाव या मतभेद बढ़ाने वाला एक निर्णय साबित हुआ। तो मुस्लिम संप्रदाय को संचालित करना है तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ किया गया। इसमें और क्या प्रावधान किए गए, देखिए केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत था, लेकिन इन्होंने राज्यों को स्वायत्तता देने के लिए, प्रांतों को स्वायत्तता देने के लिए ये प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत को भी मान्यता दी और ये जताने का एहसास किया कि भाई भारतीयों को हम अधिकार दे रहे। हालांकि केंद्रीय परिषद में अभी भी सरकारी बहुमत मतलब जो ब्रिटिश शासन का ही बहुमत था। इसके अलावा क्या था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है भारत में वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गवर्नर भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा जो है मार्ले ने मिंटो को ये कहते हुए कहा कि हम इसके जो है भारत में नाक के दांत बोल रहे। नाक के दांत बोलने का मतलब है कि भारत में जो है हम लोग संप्रदायों के बीच मतभेद पैदा करके हम एक तरह से भारत में अपना शासन व्यवस्था आसानी से संचालित करेंगे और यहाँ पे इनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो इसीलिए क्या है कि लॉर्ड मिंटो को, जो भारत के वायसराय थे, उन्हें इसका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके अलावा क्या है। इसके अलावा जो है भारत शासन अधिनियम लाया गया 1919 में। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, तो इसी कारण से इसे आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ये देखिए अगस्त घोषणा के जवाब में इसे लागू किया गया, इसे लाया गया और ये 1919 में लाया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसमें देखिए पहली बार प्रस्तावना थी जिसमें पहली बार उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार किस अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया, तो वह 1919 का भारत शासन अधिनियम था। इसके अलावा भारत जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की। द्वैध शासन प्रणाली के क्या प्रावधान, विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक तो हस्तांतरित विषय जो प्रांतों को दिए गए, प्रांतीय परिषदों को दिए गए, और दूसरा रखा आरक्षित विषय। आरक्षित विषय जो है वो वॉइसरॉय ने अपने पास रखे। अब देखिए आरक्षित विषयों में क्या था कि वॉइसरॉय उस पर निर्णय लेता और हस्तांतरित विषय के तहत प्रांतीय परिषदें उस पर कानून बना सकती थी, उस पर निर्णय ले सकती थी। तो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत शुरू की गई। इसके अलावा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जैसे 1909 में भारत में पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की। 1919 में 19 को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके उन्हें सिखों, ईसाइयों और यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों तक इसका विस्तार किया गया। ये एक तरह से देखिए 1909 के बाद जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई, ये एक तरह से भारत विभाजन का भी एक कारण बनी, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग संप्रदाय है उनके आपस में अविश्वास की भावना पैदा हुई, उनमें आपस में मतभेद शुरू हुए। तो इसके अलावा जो है 1919 अधिनियम के तहत राजाओं की जो समस्या, देशी रियासतों के शासक थे उनकी समस्याओं के लिए नरेंद्र मंडल की
स्थापना का प्रावधान किया गया। और इसके अलावा यहाँ पे पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत किया गया। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, गैर सरकारी सदस्यों का परिषदों में मनोनयन, जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचन यहां से शुरू होता है। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार 3% लोगों को दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। इसके तहत क्या है, इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इसके तहत जो है 1923 में ली आयोग की गठन किया गया। 1923 में ली आयोग जो है ली कमीशन का गठन किया गया। और इस ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को सर रोस बर्गर की अध्यक्षता में, सर रोस बर्गर की अध्यक्षता में पहली बार जो भारत में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये जो है भारत में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान जो है वह 1919 के अधिनियम के तहत किया गया और 1926 में इसका गठन किया गया सर रोस बर्गर की अध्यक्षता में। इसके अलावा क्या प्रोविजन था, देखिए, केंद्रीय विधायकों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई। अब जो वर्तमान में जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में केंद्रीय स्तर पर वर्तमान में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक कैसे, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी तरह से भारत में पहली बार किस शासन अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई, तो वो था 1919 का अधिनियम। इसमें क्या है, जैसे अभी वर्तमान में राज्यसभा है, वह उस समय राज्य परिषद का प्रावधान किया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जिसे अभी वर्तमान में राज्यसभा कहा जाता है। और जो लोकसभा अभी वर्तमान में कहा जाता है उसे उस समय केंद्रीय विधानसभा। तो वहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई, वो था 1919 का अधिनियम। और प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान भी 1919 के तहत किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें प्रावधान किया गया इस अधिनियम में कि अगले 10 वर्षों में इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और भारतीयों के लिए जो भी जरूरी होगा वो प्रावधान किया जाएगा। तो उस हेतु 1919 के बाद 1929 में ये जो प्रावधान लागू किए जाने थे, इस हेतु अंग्रेजों द्वारा 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब देखिए, साइमन कमीशन का गठन किया गया, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, साइमन कमीशन में सभी जो है सदस्य अंग्रेज थे। तो इस कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया कि जो अंग्रेज है वो भारतीयों की समस्याएं किस तरह से समझ सकते हैं। तो इस कारण से इसका विरोध किया गया बड़े लेवल पर। हालांकि इसकी जो सिफारिशें हैं वो दे दी गई और इसके आधार पर ही आगे जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वो लागू हुआ। तो आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। अब देखिए, 1935 का अधिनियम जो है, यहाँ पे काफी हद तक भारत की जनता, भारत के जो राजनीतिक दल है वो जागरूक हो चुके थे। तो यहाँ पे जो है अंग्रेजों द्वारा और उत्तरदायी शासन की स्थापना की कोशिश की गई। हालांकि उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं विस्तार से। देखिए, जो ये अधिनियम है ये अगस्त 1935 में पारित हुआ और भारत में 1 अप्रैल 1937 से ये अधिनियम लागू हुआ। ये जो अधिनियम था वह ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में अब तक का सबसे विस्तृत अधिनियम था। और इसमें देखिए आप 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां भी शामिल थी। हालांकि इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी, जो पहली बार प्रस्तावना थी, उत्तरदायी शासन का उसमें उल्लेख था, वही प्रस्तावना इसमें शामिल की गई। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए 1919 में जो है देशी रियासतों की समस्याओं के समाधान के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया। और यहाँ पर जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि ये देशी रियासतों के विरोध के कारण ये संघ स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया, तो वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अलावा क्या प्रोविजन था, देखिए, कार्यों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया। वर्तमान में जैसे भारत की अनुसूची 7 में जो शासन जो कार्यों का विभाजन किया गया है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और समवर्ती सूची, तो उसी तरह से 1935 के शासन अधिनियम द्वारा कार्यों का विभाजन किया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा जो विषय रहते हैं, इन विषयों के अलावा, तो इन विषयों के अलावा जो विषय थे वो वायसराय के अधीन आते थे। अवशिष्ट विषय बोला जाता था उनको, अवशिष्ट, रेजिड्यूरी। तो जो अवशिष्ट विषय थे, अवशिष्ट कार्यों की सूची थी, ये वायसराय के अधीन रहती थी। इन विषयों पर, इन पर वायसराय निर्णय लेते थे। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य, प्रांतीय विधान परिषद और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों। तो
तो ये कार्यों का जो विभाजन है वो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। इसके अलावा जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जैसे जो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, ये हमने 1919 के अधिनियम में पढ़े। अभी जो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय का जो प्रावधान था प्रांतों में, उसे 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और केंद्र में यह लागू कर दिया गया कि भाई केंद्र में केंद्रीय विधायिका को आरक्षित हस्तांतरित विषय दिए गए, जबकि आरक्षित विषय जो है वो वॉइसरॉय के पास रहे। तो ये केंद्र में लागू कर दिया गया द्वैध शासन और राज्यों में समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत पढ़ी थी 1919 में, उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर 3 से 10% कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। और इसके अलावा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय जैसे फेडरल कोर्ट जो है, देखिए 1773 के चार्टर एक्ट में आपने पढ़ा था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब आप देखिए जो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ये भारत में सुप्रीम है, लेकिन 1937 में जब ये सर्वोच्च संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया तो ये सर्वोच्च नहीं था। जो संघीय न्यायालय है यह फेडरल कोर्ट है। इस संघीय न्यायालय के खिलाफ अपील लंदन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, तो ये सर्वोच्च नहीं था फेडरल कोर्ट, लेकिन इसका स्थापना का प्रावधान किया गया। ये संघीय न्यायालय जो है ये 1937 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके अलावा जो है पहले भारत का जो है म्यांमार जो है भारत का पहले हिस्सा था। म्यांमार को पहले बर्मा भी कहा जाता था, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया इस अधिनियम के तहत और भारत के 2 नए राज्य भी बनाए गए। तो देखिए बर्मा को इस शासन अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया और इसके अलावा जो है सिंध और उड़ीसा जो है वह ये राज्य बनाए गए इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा जो है 11 प्रांत थे उस टाइम भारत में, 11 प्रांत या स्टेट्स बोलिए। 11 प्रांतों में से 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया। जैसे अभी विधानसभा है, वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद है, तो उसी तरह उस टाइम जो है 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल लागू किया। अब ये 6 प्रांत कौन कौन से थे, इसमें देखिए बंगाल, बंबई, मद्रास, ये तो प्रांत थे। इसके अलावा जो है बिहार, असम और संयुक्त प्रांत, ये 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत किया गया। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के भारत परिषद अधिनियम से शुरू हुई, मार्ले मिंटो एक्ट से। उसके बाद उसका जो विस्तार है वह 1919 में किया गया। यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, सिखों में किया गया, ईसाइयों में किया गया, तो उसका और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। इसमें दलितों को शामिल किया गया, महिलाओं और मजदूर वर्ग को भी इस निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। इसके अलावा जो है भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत किया गया और भारत में रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935, और इसके साथ साथ रेलवे प्राधिकरण भी इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा हम लोग एक लास्ट एक्ट की बात करें तो, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपन स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम है उसमें किस किसने क्या स्टेटमेंट्स दिए। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के बारे में कहा था कि ये एक दास्ता का अधिकार पत्र है, और इसके अलावा पंडित नेहरू ने कहा कि यह अधिनियम एक ऐसा इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है कि भारत के किस राजनेता ने भारत शासन अधिनियम को दास्ता का अधिकार कहा, या इस अधिनियम को ऐसे जो है इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए, किस राजनेता ने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें कहा था कि यह पूर्णतः सड़ा गला और अस्वीकार करने योग्य है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी लेवल में तो नहीं आते, लेकिन स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है केवी कीथ ने इस अधिनियम के तहत कहा कि इस अधिनियम के तहत भारतीय जनता को एहसास करवाया कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है, जबकि अंग्रेजों को जो है ये एहसास करवाया गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। तो ये जो है ये केवी कीथ का कथन है। तो ये जो 3-4 स्टेटमेंट्स है ये आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस तरह से पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करें, देखिए आगे हम बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है
ये अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून था। पहला कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जबकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम यह अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून था। तो इसके तहत क्या है, इस अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी गई और भारत के दो टुकड़े किए गए, भारत और पाकिस्तान, और इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि इस भारत और पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होगा और ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त होगा। इसके अलावा जो है दोनों जो देश है भारत और पाकिस्तान, ये अपनी संविधान सभाओं का गठन करेंगे और अपना संविधान बनाएंगे। इस अधिनियम के तहत एक सीमा आयोग का गठन किया गया, बॉर्डर कमीशन का गठन किया गया, जो दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का गठन करेगी। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर रेडक्लिफ। तो इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है या रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है, रेडक्लिफ रेखा भी बोला जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि देशी रियासतों को भारत पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने की छूट भी होगी, और जब तक नया संविधान नहीं बनता 1935 का अधिनियम ही लागू रहेगा। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, अब 1947 के दौरान जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत की शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत संचालित थी, तो ये देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संचालित नहीं हो रही थी, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। और इसके तहत एक और पॉइंट था कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अधिनियम अंतिम अधिनियम, ये आपको बता दिया कि भाई ये लास्ट कानून था। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए इसके बाद जो है हम लोग संविधान सभा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हमने जो है ये भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संवैधानिक इतिहास पढ़ने के बाद इसकी एक क्वेश्चन फॉर्मेट में क्लास रहेगी, इसको पूरे को एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने के लिए। तो उस क्वेश्चन फॉर्मेट की क्लास का भी आपको इस वीडियो के लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपके जो सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एवरीवन।